नजरिया देखे बिहार चुनाव। 16 जिले 71 सीटें 1066 किस्मत दांव पर लगी हुई है। बिहार में आज पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ 30 सेकंड बाकी हैं। थोड़ी देर में मतदान शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज ने क्या की है तैयारी। 16 जिले 16 रिपोर्टर 71 जिले 71 सीटें और 71 अलग अलग रिपोर्टर और कोरेस्पोंडेंट आपको बताएंगे दिन भर का हाल। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होने वाली है। टीवी स्क्रीन आपको क्या बता रही है आप देखें, नीचे आप देखें। चूंकि कोरोना काल में बहुत कुछ पहली बार हो रहा है, पहली बार कोरोना काल का ये चुनाव है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में दुनिया का ये सबसे बड़ा चुनाव अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। सुबह 7 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है शुरू। 16 जिलों की 71 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। 1066 उम्मीदवारों की किस्मत में आज कैद हो जाएगी। 952 पुरुष हैं, 114 महिलाएं हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वक्त पोलिंग बूथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार चुनाव पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, कैमूर, रोहतास, नवादा, शेखपुरा, मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय, हर जगह की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। एक ऐसा चुनाव जो कि बहुत सी चीजें तय करेगा, एक ऐसा चुनाव जो कि बताएगा कि नीतीश कुमार का भविष्य क्या होगा, एक ऐसा चुनाव जो ये बताएगा कि क्या वाकई में तेजस्वी जैसे नेताओं के लिए बुनियाद तैयार है, एक ऐसा चुनाव जो कि यह बताएगा कि क्या चिराग पासवान, रामविलास पासवान की सियासत की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे, एक ऐसा चुनाव जो कि तय करेगा जाति के आधार पर लड़ा जाएगा या फिर विकास के मुद्दों पर, एक ऐसा चुनाव जो कोरोना काल में लड़ा जाएगा, क्या प्रवासियों का मुद्दा बनेगा या फिर नहीं, या सिर्फ जातियों के इर्द गिर्द ही यह चुनाव होगा और वोटर टर्नआउट क्या रहेगा ये हम आपको बताएंगे। टीवी स्क्रीन क्या बता रही है देखें आप। और गिरिराज सिंह जब पूजा अर्चना करने पहुंचे, अब से 5 मिनट पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और नीचे आप देखें दांव पर दिग्गज हैं, आनंद सिंह मोकामा से हैं, इसके अलावा इमामगंज से जीतन राम मांझी हैं, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बड़े बड़े दिग्गज हैं, कई अहम मुकाबले हैं। ब्रह्मपुर का मुकाबला बहुत ही ज्यादा अहम है क्योंकि यहां से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को टक्कर देने के लिए एलजेपी और आरजेडी है। दांव पर दिग्गज हैं चैनपुर में ब्रिज किशोर बिंद। टीवी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं अभी 7:01 हो गया है और पहले चरण में 71 सीटों के लिए मतदान बिहार में शुरू हो गया है। अभी की बड़ी खबर है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। हम भी यही कह रहे हैं, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। हमने बहुत बड़ी तैयारी की है। हम आपको लेकर के चलेंगे अपने चाय वाला स्टूडियो में, आपको लेकर के चलेंगे पान वाला स्टूडियो में। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्टर हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से 71 अलग अलग सीटों की एक एक डिटेल, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, बिहार के कद्दावर नेता, मुखर नेता, प्रखर नेता। जब भी हिंदुवाद की बात आती है, हिंदुत्व की बात आती है, बहुत ही ज्यादा मुखर तरीके से अपनी बात कहते हैं और रखते हैं। तो बिहार में पहले चरण का दंगल शुरू हो गया है। आरा से शुभ्रा सुमन लाइव मेरे साथ में हैं और थोड़ी देर के बाद गया से राकेश कुमार सिंह भी मेरे साथ में लाइव जुड़ेंगे। पहले हम आरा चलते हैं शुभ्रा सुमन के पास में। शुभ्रा सुमन, चूंकि कोरोना काल का यह पहला चुनाव है और कहा यह जा रहा है कि पोलिंग बूथ पर कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, सबसे पहले तो मुझे यह बताएं, चूंकि वोटिंग शुरू हो गई है, अभी तस्वीरें आपको क्या नजर आ रही हैं? देखिए राशिद, मैं आरा में मौजूद हूं। आरा का एक कृषि भवन है, मेरे पीछे की तस्वीरें अगर आप देखें, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कोरोना काल में सबसे पहला चुनाव ये हो रहा है और इसलिए तमाम एहतियात, यहाँ पर जो भी मतदाता आप देख रहे हैं लाइन लगी हुई है, सुबह से ही लाइन लगी है, लेकिन अभी ये भीड़ और बढ़ेगी। शुरुआत में कुछ एक लोग पहुंचे हैं यहाँ पर, लेकिन जो भी इस मतदान केंद्र के अंदर आएगा वो मास्क लगाकर आएगा। ये खास इंतजाम पहले से ही, जैसा कि हमें गाइडलाइंस के बारे में मालूम है, उन गाइडलाइंस को बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी सख्ती से पालन करने के लिए तमाम जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी हैं वो मौजूद हैं। जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको भी आप अगर देखेंगे तो तमाम कर्मियों के मुंह पर मास्क लगा हुआ है। कई वहाँ पर बाहर जो मौजूद हैं और अंदर भी कई कर्मी ऐसे हैं जो शील्ड लगा करके इस मतदान परिसर में मौजूद हैं। और इसके साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। जो कोई भी अंदर आता है मतदान परिसर में उसको सैनिटाइजर दिया जाता है ताकि कोरोना से हर प्रकार से बचा जा सके। और लेकिन एक बात, खास बात है जिसके बारे में बार बार यहाँ पर पुलिसकर्मी कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए कह रहे हैं। लेकिन चूंकि बिहार में जहां जहां भी हम घूमे हैं और जहां जहां भी हम गए हैं वहां पर थोड़ा सा जो अवेयरनेस है उसकी कमी नजर आती है। इसलिए यहाँ पर भी देखिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में थोड़ा सा लोग उतना एहतियात नहीं बरत पा रहे हैं। बार बार पुलिसकर्मी आ रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए,
देखिए, लेकिन लाइनों में लगे हुए लोग एक दूसरे के नजदीक ही खड़े हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि तमाम जो बाकी एहतियात हैं वो पूरी तरीके से पालन किए जा सके, उसके लिए तैनात हैं तमाम पुलिसकर्मी और तमाम जो यहाँ पर कर्मचारी हैं। तो ये कृषि भवन है। एक बार मैं चाहूंगी कि ये बोर्ड दिखाया जाए, कृषि भवन भोजपुर आरा। और भोजपुर में तमाम जगहों पर अगर आप जाइए तो इसी तरीके का नजारा आज दिख रहा है। लेकिन अभी थोड़ा धीरे धीरे करके ये मालूम चलेगा कि आखिर कितनी बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर आएंगे। ठीक है शुभ्रा सुमन, चूंकि भोजपुर के सियासी महासमर की जानकारी आप दे रही हैं, आगे आपसे आरा, गियाओं, तरारी, संदेश, जगदीशपुर, शाहपुर, बड़हरा, इन सभी के बारे में हम जानकारी लेंगे। लेकिन अभी मेरे साथ में आनंद कुमार झा जुड़े हुए हैं। आनंद कुमार झा जी, सुबह के लगभग 7:05 हो रहे हैं। सबसे पहले तो शुभकामनाएं दूंगा आपकी पार्टी को और अ वेरी गुड मॉर्निंग सर। अब मुझे ये बताएं, एक ऐसा चुनाव जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए मैंडेट आएगा, एक ऐसा चुनाव जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि कोरोना काल में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी 71 सीटें, पहला चरण, उम्मीद क्या है आपको? कहा यह जा रहा है कि इस बार जो सोशल इंजीनियरिंग भी है वो बड़ी क्रॉस किस्म की सोशल इंजीनियरिंग की गई है। हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम बिहार का चुनाव जीतेंगे। और आज 71 जो सीट पर चुनाव हो रहा है उसमें स्पष्ट दिख रहा है, लोगों में उत्साह है, विकास पर में लोगों का विश्वास है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में लोगों का विश्वास है, बिहार में नीतीश कुमार जी के और भाजपा गठबंधन के ऊपर में विश्वास है। उसी विश्वास को लेकर के हर तरफ जो विकास हुआ है बिहार में, उसी चीज को लेकर के जनता ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम बिहार में सरकार बनाएंगे। आप कहते हैं कि विश्वास है, लेकिन वो कहते हैं, विपक्षी ये कहते हैं, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि असल में भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार पर ही विश्वास नहीं है और यही एक वजह है कि पर्दे के पीछे खेल हो गया, पर्दे के पीछे चिराग पासवान को साथ में लिया गया और यही एक वजह है कि 3 दिन पहले अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए और इस विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नजर आए, लेकिन जो विज्ञापन दिया गया इसमें एनडीए के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार गायब थे और आप कहते हैं कि विश्वास है नीतीश पर। देखिए, वो तो एक अब चूंकि प्रधानमंत्री जी का अकेले फोटो जाना था तो वो एक अलग विषय है। अन्यथा यदि हम लोगों में कहीं पर भी कोई मतलब समझबूझ की या अंडरस्टैंडिंग की कमी होती तो एक साथ चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं बनती। हम लोगों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है उस पर में हम लोग लड़ रहे हैं और हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि अंदर से कुछ और चल रहा है और बाहर से कुछ और चल रहा है। ये तो लालू जी की और कांग्रेसियों की फितरत होती है कि सामने सत्ता चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए। हम लोग स्पष्ट रूप से विचार के लिए, देश हित के लिए, आप कहते हैं विचार के लिए, कल्याण के लिए, आप कहते हैं विचार के लिए। तेजस्वी ये कहते हैं कि जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तो बाबू साहब के सामने भी गरीब, पिछड़ा, दलित, जितने भी ओबीसी थे, जितने भी ईबीसी थे, ये सीना तान के चला करते थे। क्या ये माना जाए कि अंतिम चरण में जाति हावी हो गई? लेकिन आरा मेरे ख्याल से एक बार फिर से जाना चाहिए। क्या शुभ्रा सुमन मेरे साथ में है? ठीक है, आरा एक बार फिर से चलते हैं। शुभ्रा, चूंकि सुबह का वक्त है, लगभग 5-7 मिनट हुए हैं और वोटिंग हो चुकी है शुरू। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि कोरोना काल का चुनाव है, किस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं? कहा यह जा रहा है क्योंकि पोलिंग बूथ पर इस बार 1500 वोटर नहीं जाएंगे, हर बूथ पर ज्यादा से ज्यादा 1000 वोटर जा सकेंगे। उनके लिए क्या इंतजाम किया गया है? जो मास्क नहीं लगा करके आएंगे उनके लिए क्या इंतजाम किया गया है? अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा रहा, कहा यह जा रहा है कि उनके लिए अंतिम एक घंटा निर्धारित किया जाएगा। मैं कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से अभी क्या चल रहा है, हमें पोलिंग बूथ की तस्वीरें दिखाएं और रिपोर्ट दें। बिल्कुल, देखिए राशिद, जैसा कि मैंने पहले भी आपको इस बारे में जानकारी दी, एक बार फिर से मैं दिखाती हूँ कि जो भी महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं लाइन में, तमाम महिलाएं मास्क लगाकर खड़ी हैं। जो भी इस पोलिंग बूथ के अंदर एंटर कर रहा है उसके मुंह पर मास्क होना चाहिए। जो सुरक्षा बल के जवान हैं, जो कर्मचारी हैं, वो तमाम लोग मास्क पहने हुए हैं और
इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि अंदर आने से पहले टेम्परेचर चेक किया जाए और जैसा कि आपने बताया गाइडलाइंस पहले से जारी की गई हैं पूरे एहतियात के साथ, ताकि कोरोना का कोई खतरा किसी भी मतदाता के ऊपर ना हो। इसीलिए ये तमाम गाइडलाइंस का पालन करवाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखते रहिए, क्योंकि एक एक करके जैसे जैसे मतदान करने वाले जो मतदाता हैं वो अंदर जा रहे हैं, उनको सैनिटाइजर यहाँ पर व्यवस्था की गई है और हाथ सैनिटाइज करके ही अंदर भेजा जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 3050 पोलिंग बूथ पर ईवीएम जो है वो अब बिल्कुल जो भाग्य तय करने की बात है, किस्मत तय करने की बात है, उस काम में लग चुकी है। तमाम मतदाता देखिए एक एक करके यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिखे हैं हमें, अगर आप ध्यान से देखें, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। पुलिसकर्मी जो हैं वो जरूर उनको टोकेंगे और ये कहेंगे भी कि मास्क क्यों नहीं लगाया। अरे भाई, यहाँ पर आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? कोई किसी ने रोका नहीं है आपको बाहर से आते हुए? मास्क क्यों नहीं लगाए? देखिए यहाँ पर कुछ मतदाता जो है वो बिना मास्क के आ रहे हैं। अंदर आए दरवाजे से होकर, लेकिन उन्हें किसी ने रोका नहीं। इस तरह की गड़बड़ियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन हाँ, अगर हम जनरली बात करें, अगर हम बड़े पैमाने पर बात करें, तो तमाम इंतजाम जो कोरोना से बचने के लिए किए जाने चाहिए, वो इंतजाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राशिद, ठीक है। शुभ्रा, हालांकि आप बहुत ख्याल रखिएगा, पिछले 15-20 दिन से ग्राउंड जीरो की आप रिपोर्ट दे रही हैं और आपने ठीक किया बिल्कुल कि वहां पर मौजूद जितने भी लोग हैं, कम से कम ये तो कहें ही, हम भी एक संदेश ये दें कि कोरोना काल में अपना भी बचाव करें, अपनों का भी बचाव करें और अगर वोट देने के लिए जा रहे हैं, वोट देने के लिए जरूर जाएं। हर एक वोट बहुत जरूरी होता है, लेकिन मास्क लगा करके जाएं। और अगर आप मास्क लगा करके नहीं जाते, याद रखिएगा कि पोलिंग बूथ पर आपके लिए मास्क का इंतजाम किया गया है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल का भी इंतजाम किया गया है। लेकिन अंत समय में ये चुनाव, मैं समझना चाहूंगा आनंद कुमार झा जी, अंतिम समय में ये चुनाव कहां पर आ गया? भाई, विकास की बात करते थे, बिजली सड़क पानी की बात हो रही थी, रोटी कपड़ा मकान की बात हो रही थी, लेकिन अंतिम दौर में ये बाबू साहब, 9 बच्चे, 9 बच्चियां, ये कहां पर आ गया चुनाव? आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने कोई बाबू साहब की सोच कभी नहीं रखा। हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम के विचार को लेकर के चलते हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसी वसुधैव कुटुंबकम और सर्वभूत हिते रताह पर काम करती है। हाँ। न केवल मनुष्य, हर प्राणियों के लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारा विचार जो भारतीय संस्कृति का है, राशिद जी, उस पर में हम लोग हमेशा काबिज रहते हैं और काम करते रहते हैं। ये तेजस्वी जी, चूंकि उनका आप स्तर जानते हैं और वो जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इस सब तरह की बात करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से छीका फूटा, बिल्ली के भाग से छीका फूटा और आप लोगों ने लपक लिया। तेजस्वी ये कहते हैं कि बाबू साहब से हमारा मतलब ये था कि सरकारी बाबू, हम ये नहीं कहना चाहते थे, हम राजपूतों पर किसी भी तरह का वार नहीं करना चाहते थे। लेकिन सुशील मोदी ने बिल्कुल आती हुई गेंद को लपक लिया, क्योंकि बिहार 2020 की पिच बिल्कुल रेडी है और ऐसा लगा कि 2020 में कहीं पर भी जाति तो लेकर के आना बहुत जरूरी है। बिहार में जाति के बिना काम नहीं होगा। तेजस्वी ने यह कहा, सरकारी बाबू, आप लोगों ने बाबू साहब को लपक लिया। ये तेजस्वी का और आरजेडी का कहना है और मानना है। देखिए, जातीय आधार पर में हम लोगों का कोई कहीं पर में निर्णय नहीं होता है। इवन माननीय सुशील मोदी जी हमारे नेता हैं वहां, और कभी भी इस बात पर में विचार नहीं किया गया कि इनको नेता सिर्फ इसलिए बनाया जाए कि यहाँ जातीय समीकरण इनके पक्ष में है जी। तो भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समीकरण की बात या जातीय समीकरण, आप नीचे स्तर पर में अगर कहेंगे तो जातीय समीकरण की बात कभी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी समग्र समाज के उत्थान की बात करती है, जन चेतना की बात करती है, जनोत्थान की बात करती है, विकास की बात करती है, विकसित बिहार की बात करती है। एक एक व्यक्ति को जो बुनियादी सुविधाएं हैं पूरे भारतवर्ष में हर जन को मिल सके, स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, शिक्षा की सुविधा मिल सके, सड़क की सुविधा मिल सके, बिजली पानी, ऑलमोस्ट भारत का तो कोई गांव भी कर लेते हैं ना। आपसे मैं ये पूछूंगा, अगर आप विकसित बिहार की बात करते हैं तो फिर बिहार में जब सासाराम और गया की रैली हुई तो आखिरकार प्रधानमंत्री ने क्यों राष्ट्रवाद का मुद्दा छेड़ दिया? क्या बिहार में राष्ट्रवाद जरूरी था
यह बहुत बड़ा सवाल है। और क्यों नहीं बिहार में सिर्फ शिक्षा की बात की जाती, क्यों नहीं बिहार में सिर्फ सड़क की बात की जाती, क्यों नहीं बिहार में सिर्फ आधारभूत संरचना की बात की जाती। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन इस स्क्रीन को टीवी पर रखिएगा, क्योंकि एक बार स्क्रीन को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। आप देखें मेरे बाईं तरफ क्या नजर आ रहा है। मेरे बाईं तरफ की जो स्क्रीन है ना, ये आपको बताएगी कि दांव पर कितने दिग्गजों की साख है। अगर इमामगंज में जीतन राम मांझी की किस्मत दांव पर लगी है तो हम आपको बताएंगे। मुकामा में आनंद सिंह क्या कर रहे हैं हम आपको बताएंगे। इमामगंज में उदय नारायण चौधरी क्या कर रहे हैं हम आपको बताएंगे। और याद रखिएगा, नीतीश कुमार के 8 मंत्रियों की किस्मत भी पहले चरण में फैसला होने वाला है। और यहीं पर आपको पता चलेगा नीचे के जो अहम मुकाबले हैं, यानी वो अहम मुकाबले जो भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, कैमूर, रोहतास, नवादा, शेखपुरा के बारे में नीचे आपको पता चलता रहेगा। जितनी नई तस्वीरें आएंगी, जहां पर मैं अभी मौजूद हूं, यहां पर आपको दिन भर सुबह 7 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक सिर्फ हम पहुंचाएंगे खबर। और याद रखिएगा कि हमने आपके लिए पहली बार एक अलग स्टूडियो तैयार किया है, चाय वाला स्टूडियो, पान वाला स्टूडियो, जहां पर आम आदमी की बात होगी, जहां पर वाकई में बिहार की बात होगी। इसे भी हम तैयार करेंगे। और अब से ठीक 40 मिनट के बाद मेरे साथ में मैथिली ठाकुर भी जुड़ेंगी अपने बोल के साथ, अपने खूबसूरत संगीत के साथ। कहीं मत जाइएगा। इंडिया न्यूज ने की है बहुत बड़ी तैयारी। पहला चरण, 16 जिले, 71 सीटें। एक ब्रेक। बेटा बहरी न जाए कमाए, कमाए कमाए घर में मिले रोजगार। बेटा बहरी न जाए कमाए, कमाए कमाए घर में मिले रोजगार। BA MA में साल न बिगड़े हो, BA MA में साल न बिगड़े। चुनी हनी मन सरकार, चुनी हनी मन सरकार। भैया बनाला आपन बिहार, खाई के मगहिया पान। चल भैया देखे बिहार चुना हो चुका है। और आपकी टीवी स्क्रीन आपको बिल्कुल डिफाइंड और रिफाइंड तरीके से बताएगी कि मतदान के बारे में क्या जानकारी आपको मिलनी बेहद जरूरी है। चूंकि बिहार में पहले चरण का चुनाव हो चुका है शुरू। 16 जिले, 71 सीटें, 1066 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर, और लगभग 2.25 करोड़ वोटर आज किस्मत का कर देंगे फैसला। हम इसलिए कह रहे हैं कि कोरोना काल का सबसे बड़ा चुनाव है, क्योंकि इससे पहले न्यूजीलैंड में चुनाव हुआ, लेकिन वहां पर मतदाता थे महज 35 लाख। दक्षिण कोरिया में चुनाव हुआ, लेकिन वहां पर भी मतदाता कम थे। लेकिन यहां पर बिहार में 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। और पहले चरण का चुनाव हो चुका है शुरू, आधा घंटा वोटिंग को हो चुका है। इन सभी खबरों के बीच बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मतदान से पहले बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। औरंगाबाद में 4 किलो आईईडी बरामद। नक्सलियों ने मतदान रोकने के लिए लगाई थी आईईडी। सीआरपीएफ ने बरामद किया 4 किलो आईईडी। औरंगाबाद, जहां पर 6 सीटें हैं, औरंगाबाद में 4 किलो आईईडी बरामद किया गया है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। औरंगाबाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बिहार चुनाव में खलल डालने के लिए, बिहार चुनाव में बाधा डालने के लिए, औरंगाबाद में ब्लास्ट करने के लिए आईईडी लाया गया था। ये आईईडी कौन लेकर के आया था, अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि औरंगाबाद में जो 4 किलो आईईडी बरामद हुई है, इसका कोई नक्सली कनेक्शन भी हो सकता है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल गया में आईईडी बरामद की गई थी, आज औरंगाबाद में भी आईईडी बरामद है। क्या यह माना जाए कि बिहार चुनाव से पहले बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र किया जा रहा है? क्या यह माना जाए कि बिहार चुनाव में लोकतंत्र में असल बाधा डालने के लिए कुछ लोग हैं जो साजिशकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं? क्या यह माना जाए कि कोरोना काल में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, और उससे ठीक पहले अगर बिहार के औरंगाबाद में 4 किलो आईईडी बरामद हुआ है, तो क्या कोई बहुत बड़ा धमाका करने की फिराक में थे नक्सली? ये पता करने की कोशिश की जा रही है। क्या मेरे साथ में पैनल जुड़ गया है? एक बार टीवी स्क्रीन बताऊंगा, आप देख सकते हैं मेरे बाईं तरफ आपको नजर आ रहे हैं जितने भी बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। मोकामा से लेकर के इमामगंज तक भोजपुर की जितनी भी सीटें हैं उसके बारे में बताएंगे। औरंगाबाद, गया की भी जितनी सीटें हैं इसकी एक एक डिटेल आपको, अहम मुकाबले यहां पर टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ मेरे नजर आएगा। नीचे पहला चरण क्यों है खास, इसके बारे में आपको बताएंगे। दांव पर कितने दिग्गज हैं यह भी आपको नीचे पता चलेगा। बिहार विधानसभा की 71 सीटों में एक एक सीट की हर छोटी बड़ी जानकारी यहां पर आपको मिलेगी। यह जो पूरी स्क्रीन है जहां पर मैं नजर आ रहा हूं, यहां पर आपको ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। देश का सबसे बड़ा पैनल होगा, चाय वाला स्टूडियो, पान वाला स्टूडियो, मैथिली ठाकुर, बड़े बड़े जर्नलिस्ट होंगे, सभी पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन करने वाले गेस्ट भी मेरे साथ में जुड़े होंगे। इंट्रोड्यूस कर देते हैं एक बार, टीवी स्क्रीन पर लेकर के आइए।
आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के आनंद कुमार झा सुबह से ही मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के अनुज यात्रे हैं, सुनीता बिंद जेडीयू की प्रवक्ता हैं, राकेश नायक आरजेडी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और सतीश के सिंह देश के जाने माने पत्रकार भी मेरे साथ में हैं। राकेश नायक, आपसे समझना चाहूंगा, एक ऐसे वक्त में जबकि यह लग रहा था कि तेजस्वी युवाओं की बात कर रहे हैं। अच्छा, राकेश नायक अभी नहीं हमारे साथ में, जेडीयू प्रवक्ता सुनीता बिंद के पास में चलते हैं। सुनीता बिंद जी, नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन बाबू के तौर पर प्रोजेक्ट करने में लगे रहते हैं। नीतीश कुमार ये कहते हैं 15 साल में हमने बिहार का विकास कर दिया। नीतीश ये कहने में लगे होते हैं कि 15 साल में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दुरुस्त कर दी, लेकिन बिल्कुल जो अंतिम दौर था, यानी पहले चरण का जो अंतिम दौर है, पहले चरण की तैयारियों के अंतिम दौर में नीतीश कुमार इतने इरिटेटेड क्यों नजर आए? नीतीश कुमार एकाएक एंग्री यंग मैन क्यों बन गए? नीतीश कुमार को एकाएक विपक्षियों के 9 बच्चे क्यों याद आ गए? नीतीश कुमार की जबान इतनी हल्की क्यों हो गई? देखिए, पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बिहार में तो कुछ नहीं था, ये तो जग जाहिर है कि बिहार में कुछ नहीं था और बिहार के लोग बहुत ही मतलब कि रिस्पेक्ट के दृष्टि से नहीं देखते थे, क्योंकि बिहार का ऐसा कंडीशन था। और आप जहाँ ये सब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से जब 2005 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बिहार के हर क्षेत्र में काम करना शुरू किया, जिससे कि बहुत प्रोग्रेस हुआ। ये तो सब संसार, ये पूरा दुनिया देख रहा है कि पहले क्या बिहार था, अब क्या बिहार है। तो उसको तो कंपेयर करना जरूरी है, क्योंकि जब बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने बिहार में प्रोग्रेस तो उन्हीं के माध्यम से हुआ। और ये चिड़चिड़ाहट का बात थोड़ी ना है। मान लीजिए कि अरे चिड़चिड़ाहट का बात क्या है, हम काम किए हैं, बिहार में उन्होंने काम किया है, और ये भी नहीं कि वो किसी से आप सुनिए ना सुनीता जी, कुछ काम सुनीता जी, नीतीश कुमार ये कहे ना कि भाई हमने कॉलेज बना दिया, स्कूल बना दिया, यूनिवर्सिटी बना दी, लेकिन ये तो ना कहे ना कि जिन्होंने 8-8, 9-9 बच्चियां पैदा कर दी, बेटियां पैदा कर दी, इस उम्मीद के साथ में कि इसके बाद बेटे होंगे, जिन्हें बेटियों से उम्मीद नहीं थी, इस तरह का बयान एक मुख्यमंत्री अगर देता है तो इसमें लगता है एक डर है, एक गुस्सा है, एक फ्रस्ट्रेशन है। मानिए इस बात को ना। है ही नहीं। देखिए, गुस्सा नहीं, हम बताते हैं, इसमें गुस्सा की बात नहीं है। कहने का मतलब है कि वो आम सभा कर रहे हैं, आम सभा में 10-15 आदमी नारा लगाए और वहाँ हम लोग का हजारों की संख्या में हम लोग के कार्यकर्ता हैं, तो नीतीश कुमार जी कोई गलत काम थोड़ी ना किए। वो तो उन लोग को समझाए, ये चिड़चिड़ाहट का बात ही नहीं है इसमें, वो उनको समझाए। क्योंकि देखिए, दंगा फैलाना काम आप भी जानते, सब जानते, दंगा हम लोग हमारा पार्टी जो है शांतिपूर्वक काम करता है, दंगा फैलाने में वो विश्वास नहीं रखता है। तो मान ली कि 10-15 आदमी के माध्यम से अगर वहाँ कुछ बजक हो जाए, क्योंकि वहाँ हमारे पार्टी के भी लोग हैं हजारों की संख्या में, और उससे वो बजक नहीं चाहते। उनका तो स्पष्ट कहना है कि आप लोग को कुछ नहीं बोलने का है, ठीक है, आप लोग को कुछ ये सब बात नहीं बोलने का है। हम काम किए हैं तो काम का तो अपना विवरण देंगे। अगर आपने काम किया है वाकई में तो 10 नवंबर को, ठीक है, शुभ्रा सुमन के पास में चलते हैं। अगर आपने वाकई में काम किया है तो एक अणे मार्ग की जो फाउंडेशन स्टोन है, यानी जो बुनियादी पत्थर है, आज ही बहुत कुछ तय कर देगा। आरा से शुभ्रा सुमन लाइव हैं, आधा घंटा हो चुका है। शुभ्रा सुमन, थोड़ा सा बताएं आप कि अभी पोलिंग बूथ की लाइन क्या बता रही है। कहते ये हैं कि शुरुआती दौर में 7 से 10 बजे बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वोटर से आपकी बात हुई है जब ये पोलिंग बूथ तक पहुंचे, इनके जहन में क्या क्या रहा? बाकी आप तो बता ही रही हैं सुबह से कि कोरोना काल में किस तरीके की तैयारी है पोलिंग बूथ की, लेकिन एक वोटर जब पोलिंग बूथ तक जा रहा है, ईवीएम के पास तक पहुंच रहा है, तो उसके दिमाग में चल क्या रहा है? उसके दिमाग में विकास चल रहा है, उसके दिमाग में राष्ट्रवाद चल रहा है, उसके दिमाग में बिहार के स्थानीय मुद्दे चल रहे हैं, उसके दिमाग में कोई राष्ट्रवाद जैसा कोई बहुत बड़ा कैनवास चल रहा है? जी देखिए राशिद, जहां पर मैं खड़ी हूं, भोजपुर का पूरा इलाका, जहां पर 2015 में आरजेडी को बहुत भारी बढ़त मिली थी और 5 सीटों पर, 7 में से 5 सीटों पर आरजेडी ने जीत हासिल की थी। इस बार अगर आप मेरे पीछे की लाइन देखें तो कुछ समझने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर लोग
अब नहीं नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर लाइन थी, करीब 8-10 लोग नजर आ रहे थे, लेकिन अभी आप देखिए कि एक भी मतदाता यहाँ पर आपको नहीं नजर आ रहा है। हाँ, कुछ महिलाएं उधर से चलकर आ रही हैं जो कि वोट डालने के लिए अंदर जाएंगी, लेकिन आपने जैसा कि कहा कि शुरुआती 1 घंटे में पता चलता है कि आखिर मूड क्या है। तो क्या यहाँ पर खासतौर से अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें, हम जहां जहां पर भी गए, लोगों में नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी तो नजर आ रही है। क्या यही वजह है कि ये जो पूरा इलाका जहां पर आरजेडी अपना किला बचाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी फिर से एक बार हिट बैक करने की कोशिश कर रही है, क्या हम इससे एंटी इनकम्बेंसी जो है नीतीश कुमार के खिलाफ उसके तौर पे समझें? हालांकि कहना जल्दबाजी होगी। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए एक बार फिर से शुभ्रा आपके पास में हम आएंगे। हालांकि शुभ्रा सुमन हमें ये बता रही हैं कि जो अभी भोजपुर की सीटों के बारे में जानकारी दे रही है शुभ्रा, कि अभी उस तरह का उत्साह तो नजर नहीं आ रहा है पोलिंग बूथ पर। और शुभ्रा देखिए ये तस्वीरें दिखा रही हैं भोजपुर के बारे में। ये कहा जाता है कि बड़हरा, आरा, अगियां, तरारी, संदेश, जगदीशपुर, शाहपुर, ये वो सीटें हैं जो असल में एक अड़े मार्ग की बुनियाद पहले से ही रख देती हैं और तय कर देती हैं। अनुज यात्रे के पास में जाएंगे और उसके बाद बाकी पैनलिस्ट के पास भी चलते हैं। अनुज यात्रे कहते हैं कि पर्दे के पीछे आरजेडी ने कांग्रेस के साथ भी एक खेल कर दिया है। आपको दे तो दी कि चलो ठीक है आप 70 सीटों पर जाकर के लड़िए, लेकिन ये वो सीटें हैं जिनके बारे में आरजेडी का ये सोचना है कि यहां पर उनके लिए कोई भी विजयी फैक्टर है ही नहीं और इसीलिए ये कांग्रेस को दे दिया जाए। कहने के लिए गठबंधन धर्म भी निभा लेंगे, लेकिन वो सीटें हैं जहां पर वाकई में आप लोग फंसे हुए हैं। पिछली बार तो चलिए ठीक है जेडीयू भी महागठबंधन में रही है, लेकिन इस बार आपका मुकाबला बहुत बड़ा और बहुत कड़ा होने जा रहा है। देखिए राशिद जी, मुकाबला चाहे कोई भी हो, हर मुकाबला बड़ा और कड़ा होता है। और रही सवाल कि ये जो 70 सीटें कांग्रेस को मिली हैं या कांग्रेस ने जो चुनी है, ऐसा नहीं होता कि गठबंधन में किसी को कोई जो है दान में कोई चीज दी जाती है। ये सबका आपसी तालमेल, गठबंधन का मतलब तालमेल होता है। तो इसमें कोई किसी को दान में या खैरात में नहीं देता है। इन 70 में से 40 सीटें तो वो हैं जिनमें हम 2015 में चुनाव लड़े थे, तो इसमें कहीं कोई उसमें नहीं है और हम 23 सीटों पर विजयी भी हुए थे। और उसके अलावा जो 40 सीटें हमने जो चुनी हैं, ये आपस में बैठकर के लिए है, कांग्रेस को जो सूट करती हैं और आरजेडी जी को नहीं सूट करती हैं। निश्चित तौर पे वही हमने भी जो सीटें छोड़ी हैं आरजेडी के लिए, जिसमें हमें लगता था कि हम वहां पर हमसे ज्यादा आरजेडी उन सीटों पे अच्छे से चुनाव लड़ सकती है, उनके लिए उनको छोड़ा। और जिन सीटों पे हम मजबूती से लड़ सकते हैं, निश्चित तौर पर हमने। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आज जो चुनाव लड़ा जा रहा है, जो अब ये 2020 का जो चुनाव लड़ा जा रहा है, वो एक एजेंडा के तहत लड़ा जा रहा है, एक मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। अब ये सुशासन बाबू, सुशासन का नाम सुनते सुनते जनता के कान 15 सालों में पक चुके हैं। अच्छा, लोगों ने बहुत उम्मीद से 3 चुनाव में नीतीश कुमार जी को जो है सत्ता पर बैठाया। तभी अनुज यात्रे, तभी आपके नेता ने अंतिम समय पर बाबू साहब का राग छेड़ दिया ना, तभी आपके नेता ने बाबू साहब का राग छेड़ दिया। अब पूरा यूपी और पूरा बिहार जानता है कि बाबू साहब का मतलब क्या होता है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आता ना, तो सतीश के सिंह समझाएंगे। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं गया में। मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह, मेरे सीनियर कोलीग जुड़े हुए हैं। राकेश, गया, वजीरगंज, अतरी, गया शहरी, बोधगया, इमामगंज, टिकारी, शेरघाटी, बाराचट्टी, बेलागंज, गुरुआ, यहां का हाल क्या रहा, यहां का मिजाज क्या रहा, यह भी बताएं आप। लेकिन खासतौर से आपसे यह जानना चाहूंगा कि इमामगंज की लड़ाई कैसी चल रही है। जीतन राम मांझी, अच्छा ठीक है, कनेक्टिविटी इशू आ रहा है। सतीश के सिंह के पास में चलते हैं। सतीश जी कहते हैं कि इस बार बिहार में मैंडेट का जो आधार है ना, देखिए हाँ सतीश जी, बिहार में मैंडेट के आधार में बहुत कई सारी चीजें हैं। नीतीश के लिए इस बार एक्सेप्टेबिलिटी होगी या फिर नहीं, ये भी है। क्या बीजेपी बिग ब्रदर बनकर के निकलेगी, ये भी है। चिराग पासवान का भविष्य क्या होगा। तेजस्वी क्या वाकई में लालू की सियासत की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं। इस लिहाज से ये पहला चरण किस तरह से गेम चेंजर और डिसाइसिव होने जा रहा है। देखिए, आपने जो सवाल पहले पूछे उसका जवाब दूं तब मैं अपनी बात कहूंगा। बीजेपी बिग ब्रदर होगी, तेजस्वी ने विरासत बढ़ा दिया है, चिराग ने विरासत संभाल लिया है, और जहां तक सवाल नीतीश का है, तो जब बिग ब्रदर ही मैं कह रहा हूं बीजेपी, तो मैं ज्यादा कुछ आज चुनाव के दिन उनके बारे में नहीं कहना चाहता। देखिए राशिद, इस बार की लड़ाई, इस बार का चुनाव बिहार का, ये वाकई युद्ध है। ये जो है मेक और ब्रेक है।
करो या मरो की लड़ाई है बिहार में, जीविकोपार्जन की लड़ाई है और इसी की भीड़ आप सड़कों पर और मैदानों में देख रहे हैं। जिस राज्य में बेरोजगारी सबसे ज्यादा हो, राष्ट्रीय औसत से दोगुनी हो, जिस राज्य में पलायन किए हुए लोग 35% अपना जीडीपी में देते हो, जिस राज्य में सबसे ज्यादा मैल न्यूट्रिशन हो, जिस राज्य में करीब 33% के लगभग लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हो, जिस राज्य के जो माइग्रेटरी लोग हैं वो बड़े राज्यों में पूरे देश में उसका अनुपात है सबसे ज्यादा हो, सबसे अनुपात में बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा हो, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार को क्या तय करना है और बिहार के मन में क्या जा रहा है। हर बार सिर्फ जाति नहीं होती, सिर्फ जाति नहीं होती है, एक पेट की, रोजगार की, एक भूख की, एक काम की और एक भविष्य की भी जाति होती है। इसका मतलब यह है कि आप यह कहना चाहते हैं कि इस बार कोई भी ये याद ना करे कि भूरा बाल साफ हुआ या नहीं हुआ, इतिहास में इस तरह के बयान क्या फिर से काम करेंगे या नहीं। इस बार यानी सिर्फ और सिर्फ बाबू साहब की बात ना की जाए, इस बार ओबीसी, ईबीसी और दलित में बांट करके ना देखा जाए, इस बार एमवाई समीकरण में बात करके ना देखा जाए, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा में बांट करके ना देखा जाए। इस बार पेट की आग की बात होगी, इस बार रोटी कपड़ा और मकान की बात होगी। अगर रोटी कपड़ा और मकान की बात है तो आज सुबह सुबह तेजस्वी क्या सोचते हैं, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह को भी सुनिए। का पर्व है, बिहार के लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने मत का प्रयोग करें और एक बदलाव के लिए अपना मतदान दें। देखिए, मतदान लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और एक मत का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, तो ये मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सबों को आना चाहिए। चूंकि बिहार में पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है, 45 मिनट का वक्त हो चुका है, 71 सीटों पर 71 रिपोर्टर आपको एक एक जानकारी देंगे। और मैंने आपसे कहा था ना कि आपको चाय वाला स्टूडियो, पान वाला स्टूडियो भी लेकर के चलेंगे आपसे। ठीक 15 मिनट के बाद मेरे साथ में मैथिली ठाकुर भी जुड़ेंगी और ये कैनवास कवरेज का बहुत बड़ा होता जाएगा। और जितने भी 16 जिले हैं, हर जगह की एक एक जानकारी इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा। पहली ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर आप देखेंगे। और बिहार चुनाव किन मायनों में है खास, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि कोरोना काल का पहला चुनाव है बड़ा, और दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना काल का चुनाव, ये तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी इस बार का जो मैंडेट है कृषि बिल का आधार भी तय करेगा। इस बार का मैंडेट 370 को लेकर के भी शायद बहुत कुछ सोचेगा और समझेगा। इस बार के मैंडेट में जो बिहार का मैंडेट है, इसमें सीए की भी चाशनी होगी या फिर नहीं, आगे हम जानेंगे समझेंगे। एक ब्रेक, लेकिन